नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल। संकल्प एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। संकल्प की सक्सेस फाइल्स में आज 4 चांद लगाने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी हस्ती आई हुई है। एक खास शख्सियत को आज हमने आपके लिए बुलाया है और मैं नहीं चाहूँगा कि इनके बारे में सब कुछ मैं बताऊं और इनकी क्या क्रेडिबिलिटी रही है ये मैं बताऊं, ये हम खुद इनसे ही सुनेंगे। लेकिन मैं एक दो बातें ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप और मैं किसी बैंक की तैयारी करेंगे और आप और मैं जब बैंक की प्रिपरेशन करने के बाद जब सक्सेसफुल होंगे तो शायद हो सकता है कि 1 या 2 एग्ज़ाम और उसका रिज़ल्ट आने के बाद हम अपने जॉब के लिए आगे बढ़ जाएं। लेकिन मेरे साथ आज जो शख्सियत हैं, इन्होंने गाइज़ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरे 5, पूरे 5 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं एंड शी इज़ हैविंग 5 जॉब ऑफर लेटर्स एज ऑफ नाउ इन हर हैंड। सो दिस इज़ समथिंग वेरी क्रेडिबल। ये अपने आप में एक बहुत ही गर्व से बताने वाली बात है, बहुत ज़्यादा लाजवाब बात है। सो डेफिनेटली आज इनसे जानेंगे कि आखिर ये कौन से चक्की का आटा खाती हैं और इनके सक्सेस का राज क्या है। तो दोस्तों, लेट मी इंट्रोड्यूस माधुरी बनगर, जो कि संकल्प की स्टूडेंट रही हैं और 1-2 नहीं, कम से कम पूरे 5 एग्ज़ाम्स इन्होंने क्लियर किए हैं। सबसे पहले मैं माधुरी को ये पूछूंगा कि कौन से 5 एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आपके अभी तक आए हुए हैं। ओवर टू यू माधुरी। हेलो एवरीवन, आई एम माधुरी बनगर और मेरे सिटी यूनियन बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर से स्टार्ट हुआ सिलेक्शन आना, जो कि लास्ट ईयर अराउंड सितंबर में हुआ था। उसके बाद आरआरबी पीओ का वेटिंग में है 0.37 मार्क्स से। देन नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का क्लियर हुआ। उसके बाद एसबीआई जूनियर एसोसिएट, आईबीपीएस पीओ, उसमें मुझे पंजाब नेशनल बैंक अलॉट हुई है और हाल ही में मेरा एसबीआई पीओ का भी रिज़ल्ट आया है। वाओ, नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक आरआरबी पीओ का आई थिंक 0.3 मार्क्स से ही आपका वेटिंग पे है, इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो ही जाएगा। सो आपने सुना गाइस, टोटल 5 रिजल्ट्स लगभग इनके हैं ही। और माधुरी ने अपनी प्रिपरेशन कैसे की है, किस तरह के चैलेंजेस माधुरी को इस पूरे जर्नी में आए और उनकी क्या स्टोरी रही है, मुझे लगता है ये आज के डेट में बैंकिंग के सारे एस्पिरेंट्स के लिए अपने आप में एक रोल मॉडल की तरह है। एंड डेफिनेटली माधुरी की स्टोरी जानने के बाद बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके मन में कई सारे जो डाउट्स थे अब वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं बहुत सारी अलग अलग टेक्निकल बातें माधुरी के साथ करूँ, क्योंकि मन तो बहुत है कि आपसे बहुत सारी बातें की जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने सारे व्यूवर्स को हम स्ट्रक्चर्ड वे में सारी बातें समझाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, पढ़ाई का माहौल कैसा था और आपने अपनी पढ़ाई बेसिकली कब शुरू की और कब तक आपने पूरी पढ़ाई की? फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करूँ तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड ही रहा है मेरा। मुंबई के एक स्लम्स में छोटे चौल में मैं रहती हूँ और फादर भी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। लेकिन मुझे लगता है ये, और मराठी मीडियम से, वर्नाकुलर मीडियम से मेरी 10th तक पढ़ाई हुई है। लेकिन ये सारे बैरियर्स होने के बाद भी मुझे लगता है हमें इनको अपने सफलता के बीच में नहीं आने देना चाहिए। तो उसी ख़यालात को आगे लेते हुए मैंने जब मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म की 2020 में, लेकिन पैंडमिक की वजह से मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई थी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। सो मैं बैंकिंग में जब दिसंबर 2021 में मैंने बैंकिंग करने का निश्चय किया था, तो तभी से संकल्प की ऑनलाइन बैच के बारे में मुझे यूट्यूब से ही पता चला और मैंने बैच ज्वाइन कर ली थी। और संकल्प ही मेरा प्राइमरी सोर्स रहा है इस पूरी जर्नी में। सारे टीचर्स का मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस भी मिला है। मुझे 2 बातें जो अभी आपने जो बोली जो याद आ रही हैं। एक तो ये कि आपने कहा कि आप एक चौल में रहा करती थी मुंबई में और डैड ऑटो ड्राइवर थे। मतलब अमूमन, यानी ये मेरा एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन है कि अमूमन इस तरह के फैमिलीज़ में मतलब पढ़ाई का माहौल होना और पढ़ाई के लिए पूरा स्कोप मिलना, ये कहाँ तक पॉसिबल हो पाता है और उसमें कितने चैलेंजेस रहते हैं? जब आपका बैकग्राउंड ये हो तो ऐसे केसेस में मतलब आप पढ़ाई के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं? फैमिली का कोऑपरेशन, फैमिली का सपोर्ट कितना मिलता है? आपको क्या इसमें कोई डिफ़िकल्टी महसूस हुई कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें आई थी?
जी सर, बिल्कुल प्रॉब्लम्स तो बहुत थी। हर एक प्रॉब्लम मैं नहीं बता सकती, लेकिन फैमिली की तरफ से शुरुआत के दौर में इंजीनियरिंग से मैं जब बैंकिंग शिफ्ट कर रही थी, उस समय ही बहुत ज़्यादा अपोजिशन मैंने फेस किया था, क्योंकि इतना बैंकिंग का ये नहीं है, मुंबई में इतना हवा नहीं है बैंकिंग की। तो उसी वजह से except my father, everyone opposed me when I decided to pursue banking as my career, but I was determined with it। और जहाँ तक बात रही चौल में रहने की, तो बहुत सारे ऐसे क्वारल्स रहते हैं, फिर नॉइजेस रहते हैं और आर्ग्यूमेंट्स, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, लेकिन इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और सब लोगों को स्ट्रगल करने को नहीं मिलता है ज़िंदगी में। मुझे लगता है मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला और मैं खुद के स्ट्रेंथ्स डेवलप कर पाई, तो यही है जो है। वाओ, आई मीन कितनी अच्छी बात है। देखो, यानी इतने सारे प्रॉब्लम्स इनको हुए। इन्होंने बोला जिस चौल में ये रहती थी वहाँ पर आए दिन झगड़े होते थे, क्वारल्स होते थे, बहुत सारा नॉइस होता था, लेकिन इन्होंने इन सारी चीज़ों को अपने ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बना लिया और उसके बाद इन्होंने स्ट्रगल करना कभी छोड़ा नहीं। वो कहते हैं ना कि सुर्ख रो होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो हमारे सामने एक ऐसे ही हिना है जिन्होंने पूरा रंग निखार दिया है, जिसका नाम है आज माधुरी बंडगर। मुझे एक बात बताइए, आपने बोला कि फैमिली में मतलब आपके डैड आपको काफ़ी सपोर्ट करते थे, तो डैड को मतलब शुरू से आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा था। आई मीन यू बीन वेरी स्पेशल फॉर योर डैड, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे अगर? यस, लाइक एवरी फादर, मैं भी मेरे फादर के लिए बहुत स्पेशल हूँ एक डॉटर होने के नाते। डैड और फादर और मदर के बारे में अगर बात कहूँ तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। डैड तो अनएजुकेटेड है, लेकिन फिर भी अनएजुकेटेड होते हुए भी मुझे पता नहीं उनके विचार ख्यालात ऐसे क्यों हैं कि इतने प्रोग्रेसिव थॉट्स है उनके कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, और हमेशा से ही वो कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट करते आए हैं। माई मदर एज वेल, शी हैज़ बिन कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग मी एवरीथिंग दैट आई नीड एट वन प्लेस। आई थिंक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, पर जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआती के दौर में मुझे अपोजिशन भी फेस करना पड़ा था, लेकिन जैसे जैसे मेरे रिज़ल्ट्स आते गए, मेरे प्रीज़ निकलते गए, तो उनको भी एक विश्वास उनके मन में जागने लगा कि ये कर सकती है। और फिर मैंने उनके साथ बैठ के बातें की थी कि मुझे एक साल ये बैंकिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए देना है और मुझे इसमें करियर करना है। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू टेक योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेम्बर्स इनटू कॉन्फिडेंस सो दैट यू कैन गो अहेड विथ योर प्रिपरेशन। वाह यार, ये एक पॉइंट वाकई में बहुत अच्छे से अंडरलाइन करने जैसा है और समझने जैसा है। इन्होंने बोला कि जब इनकी प्रिपरेशन चल रही थी तो ये कम्युनिकेट करती थी अपने फैमिली के साथ, यानी आपके फैमिली को पूरी तरह से ये पता था कि आपके टारगेट्स कितने टफ़ हैं और आपको वक्त लग सकता है। ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अक्सर क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे परिवार को उसके बारे में क्लियर आइडिया नहीं होता, वो टेक्निकल बातों को उतना समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से कभी कभी उनमें उतना पेशेंस नहीं होता, वो हमें उतने मौके नहीं देते। तो माधुरी ने हमेशा से अपने पेरेंट्स से प्रॉपरली बात की, उनसे कम्युनिकेट किया, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। तो जो भी इसमें एक टास्क है, जितना वक्त लग सकता है उसके बारे में उनको एक क्लियर एक आइडिया उन्होंने दिया। तो शायद ये एक अच्छी बात रही कि जिसके वजह से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिला। वाओ, दैट्स रियली गुड। सो बाय द वे माधुरी, जैसे अब आपने कहा कि आपने 2020 से प्रिपरेशन शुरू की, तो 2020 से कब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया था, और जिसके बाद फिर लाइन से पहला रिज़ल्ट जो आपका आया वो एक्चुअली में कब आया था? शुरुआत मैंने एक्चुअली की थी दिसंबर 2021 से। उससे पहले मुझे 6 महीने लगे मेरे फैमिली को कॉन्फिडेंस लेने के लिए कि मैं ये करियर स्विच करने का सोच रही हूँ, तो ताकि वो मुझे फुल्ली सपोर्ट करे इस मेरे पढ़ाव में। दिसंबर 2021 में शुरुआत करी, बैच ही लगाई थी मैंने संकल्प की, और फर्स्ट रिज़ल्ट जो सिटी यूनियन बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर का आया था वो अराउंड सितंबर 2022 में आया था। उससे पहले मैंने एक गलती की थी कि बैच ख़त्म होते ही मैंने ESIC MTS की एग्ज़ाम टारगेट करी।
उसमें मेरा 2.5 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रह गया, तो मैं एक यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगी कि बच्चे जो शुरुआती के पड़ाव में है प्रिपरेशन के, उनके बैचेस कर रहे हैं या फिर अपने फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करें अपना एग्ज़ाम्स टारगेट करने के लिए। पहले अपनी प्रिपरेशन प्री हो या मेंस की एक लेवल तक अचीव कर लीजिए और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम्स टारगेट कीजिए। मतलब ये भी वाकई में एक बहुत काम का पॉइंट है जो इन्होंने अभी बोला कि अक्सर हम अपनी प्रिपरेशन में थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं और हम बजाय इसके कि अपनी प्रिपरेशन पूरी करें, अचानक से एक एग्ज़ाम पे टूट पड़ते हैं या फिर जल्दी से फॉर्म भर देते हैं और आजमाने लगते हैं अपने आप को। तो वैसा ना करते हुए अपने बेसिक्स, अपने फाउंडेशन को पूरा क्लियर करके ही नेक्स्ट एग्ज़ाम पे जाना चाहिए। दैट्स रियली गुड। अच्छा माधुरी, जैसे आपने कहा कि सितंबर 2022 के बाद से आपके पूरे रिज़ल्ट्स एक एक करके आने लगे। मतलब ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि एक बार रिज़ल्ट आते हैं तो फिर लाइन से रिज़ल्ट आते चले जाते हैं। मतलब ये मैंने कई बार और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैंने अपने टीचिंग करियर में देखे हैं कि लाइन से रिज़ल्ट्स आते चले जाते हैं। तो क्या ये बात सच है कि मतलब वंस यू गेट द रिज़ल्ट तो लगातार फिर होता है कि आप सारे एग्ज़ाम्स की एक डिटरमाइंड स्ट्रैटेजी समझ जाते हैं, इफ़ यू गेट ऑन टेकिंग द रिज़ल्ट्स वन बाय वन? यस सर, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे हम शुरुआत करते हैं हमारी प्रिपरेशन और फाउंडेशन पे काम करते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रीलिम्स क्लियर करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस क्लियर करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे ही हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन में हमारा जो लेवल है और एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मैच होते चला जाता है और एक पीक आता है आपके प्रिपरेशन में। और जब वो पीक आता है तो भले ही आप उतने डेडिकेटेडली अब नहीं पढ़ रहे हो जितना आप पहले पढ़ रहे थे, फिर भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाके आपको वो एक आपके पास वो एक एलिमेंट आ जाता है कि कैसे एग्ज़ाम को टारगेट करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो एक के बाद एक सारे एग्ज़ाम्स आपके निकलने शुरू हो जाते हैं। राइट, मीन्स इन शॉर्ट लाइक यू लर्न द मैच्योरिटी ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जाम्स। ये सच बात है। वैसे एक और बात है, अभी ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस समय प्री की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सारे व्यूवर्स को ये ज़रूर बताएं कि प्री की एग्ज़ाम और मेंस की एग्ज़ाम दोनों क्रैक करने के लिए एक आपके तरफ से कोई स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो अप्लाई टू ऑल हो सकती है, तो वो क्या होनी चाहिए एक प्री के लिए और एक मेंस के लिए? अप्लाई टू ऑल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हर एक की स्ट्रैटेजी अलग ही रहेगी। मोटा मोटा बताना चाहूँगी कि पहले अपने बेसिक्स पे काम कर लीजिए। ये बात मैं तीसरी बार कह रही हूँ कि अपना फाउंडेशन आप अच्छा कर लीजिए। ऑफलाइन बुक्स खरीद के पहले उससे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, देन मूव ऑन टू द ऑनलाइन सोर्सेस, मॉक्स और PDF से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तब आप सेक्शनल मॉक्स एंड फुल लेंथ मॉक्स पे प्रोसीड कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही प्री की, अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो आप मॉक्स देना चालू करेंगे। और आपको कैसे मेजर करोगे कि आप इन लाइन विद द प्रिपरेशन है या नहीं, कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो हमेशा बच्चे गलती कर देते हैं कि स्कोर देखते हैं, कट ऑफ्स देखते हैं। मुझे लगता है एक परसेंटाइल आप देख सकते हैं उसके लिए कि 70 अबव परसेंटाइल अगर आपका कंसिस्टेंटली आ रहा है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। नेक्स्ट लेवल मतलब मेंस के सेक्शनल मॉक्स। हमेशा शुरुआत प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक्स से ही करनी चाहिए, जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उस लाइन में ही हमें प्रैक्टिस भी करते रहना है। और रही बात स्पेसिफिकली प्री और मेंस की, तो प्रैक्टिस इज़ द मेन की। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद एनालिसिस, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ मॉक देना और छोड़ देना it's not gonna help you in any way. Analysis is more important. You can devote twice the amount of time for analysis than the time that you've devoted for mock. So I think I would say analysis in better way will lead to you getting selected. Wow. बाय द वे एक चीज़ जस्ट क्योंकि अभी मेरा ध्यान गया इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ, लाइक यू आर स्पीकिंग अ वेरी गुड इंग्लिश।
तो मतलब यानी आमतौर पे बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में थोड़ी सी तकलीफ़ रखते हैं, या जिनके अंदर एक इंटरव्यू का फियर होता है इसी वजह से, बिकॉज दे आर अनेबल टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, राइट। तो आपने अपनी इंग्लिश कहाँ से सीखी, और मतलब इंग्लिश को रिफाइन करने के लिए आपने क्या किया था एग्जैक्टली? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं वर्नाकुलर मीडियम से हूँ, और 11th में जब मैं गई तो बहुत कठिनाइयों से मुझे गुजरना पड़ा, क्योंकि सब कुछ ही इंग्लिश में, साइंस में के लिए मुझे पढ़ना था। तो वहीं से एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई थी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की। टेड टॉक्स देखती थी, न्यूज़पेपर रीडिंग की तो लत लग गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी मैं, और ऐसे ही लोगों से इंटरेक्ट करके, बोल के इम्प्रूव हुई है इंग्लिश। लेकिन ग्रामर मैंने कभी फॉर्मली तरीके से या स्टेप बाय स्टेप नोट्स बना के पढ़ा नहीं था, जो कि मैंने इस बैच बैंकिंग निंजा 4.0 बैच के दौरान ही पढ़ा। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई है, और मुझे लगता है कि अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है या फिर बिलो एवरेज भी है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत साल लग जाएंगे इसको इम्प्रूव करने के लिए। इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, एंड आई वुड सजेस्ट यू दैट डोंट लेट इट मेक बी अ बैरियर इन योर लाइफ और करियर। सो आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर। पहली जो बात आती है इंग्लिश के बारे में इज़ द रीडिंग। रीडिंग इज़ इनएविटेबल। आपको हमेशा डेली 1 घंटा मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी आप शुरुआत स्टोरी बेस्ड बुक से कर सकते हैं, देन यू कैन मूव ऑन टू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उसके बाद अपना ग्रामर सही कर लीजिए ताकि आप कॉम्प्रहेंड अच्छे तरीके से कर पाए। ग्रामर में इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपको एरर डिटेक्शन में हेल्प हो जाएगी, वो तो होगी ही अगर आप उस पर वर्क करते हैं तो। लेकिन चीज़ें जब कॉम्प्रहेंड करने की बात आती है, जैसे आरसी पैसेजेस रहते हैं या फिर क्लोज टेस्ट रहती है, पैरा जंबल में हमें कभी कभी सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, तो उसकी वजह से ही कह रही हूँ कि ग्रामर पे काम कीजिए। फिर वो कैब्स जो हमें बार बार एग्ज़ाम्स में, मॉक्स में दिखाई देते हैं, वो कैब्स ना कि बस लिख के रखिए अपने बुक में, पर वो याद कीजिए, उसका यूसेज क्या है वो भी अच्छे से समझ लीजिए। और जब बात आती है वोकैब की, तो स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वो एक्चुअल एक डिक्शनरी है बुक, फिजिकल बुक, उससे अपनी एक और डिक्शनरी बना लेते हैं। मुझे लगता है कि ये it would be a sheer waste of time. If there are only 1 or 2 marks of question that are coming in pre or mains which are based on the vocab, then you need not invest 1 or 2 hour of daily time into that. So I think that you can prepare on, और RC प्रैक्टिस में भी आप काम कर सकते हैं, और इसी तरह से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। बात करने का तरीका या फिर इंटरव्यू में जब इंग्लिश की बात आती है, तो आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने फैकल्टी से, अपने फ्रेंड्स से, और उनके साथ डेली एक समय निर्धारित कर लीजिए। मानो कि 15 मिनट या 20 मिनट डेली हम इंग्लिश में कुछ एक टॉपिक लीजिए और उसके ऊपर डिस्कस कीजिए। वेल, काफ़ी सारी बातें बोली है इन्होंने, तो मैं जस्ट समराइज़ ऐसे ही करूँगा कि इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो इन्होंने रीडिंग के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला है, और इन्होंने ये भी बताया कि ये खुद वर्नाकुलर मराठी मीडियम बैकग्राउंड से रही और उसके बावजूद आज इन्होंने इतने अच्छे से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। तो ये अपने आप में बहुत कमेंडेबल बात है। ऐसे बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेम मराठी मीडियम या सेमी इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन बावजूद उसके इंग्लिश में कहीं ना कहीं एक संघर्ष रह जाता है, और फिर वो टाइम पे चीज़ें ठीक नहीं हो पाती है। तो उन सबको ये वाला पार्ट जो अभी माधुरी ने बताया वो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, इसको समझना चाहिए। टेक्निकली बहुत सी चीज़ें उन्होंने समझाई, वोकैबलरी और रीडिंग में क्या फ़र्क होता है, रीडिंग की तरफ कैसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आरसी कंप्रीहेंशन के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने इसमें बताई है। वेल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सपोज़ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो क्या ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में एक साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है? क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, ये बात बहुत सच है। और पिछले मैंने तो लास्ट सीज़न का ही एग्ज़ाम दिया है, लेकिन उसके पहले के सीज़न के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें भी इंग्लिश एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट की तरह हम उसके तरफ देख सकते हैं। बस लोगों के मन में इस इंग्लिश के प्रति एक डर बना हुआ है, खास करके जो रूरल बैकग्राउंड से है या फिर वर्नाकुलर मीडियम से है। तो मुझे लगता है अगर आप उस पर थोड़ा भी काम करें तो आप निश्चित ही रूप से बहुत अच्छे मार्क्स लाकर कट ऑफ्स क्लियर कर सकते हैं।
अगला हिस्सा एक और बात जो मैं इस चर्चा में आपके साथ करना चाहूँगा वो ये कि जब आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो YouTube पे वीडियोस देख के अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो फ्री गाइडेंस मटेरियल लेके अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो आपके हिसाब से अगर किसी एक एकदम फ्रेशर को अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन अगर शुरू करनी है तो एक राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो व्हाट शुड बी द स्टेप 1 फॉर दैट? I think getting to know the syllabus and getting to know the paper patterns, that you start with that only. और अगर आप बैचेस अफोर्ड कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स के तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो सेल्फ प्रिपेयर आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोर्सेज जो है वो लिमिटेड रखिए। हम जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, बहुत सारे n नंबर ऑफ़ वीडियोस पॉपअप हो जाते हैं और हमें लगता है ये भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है और ये भी। ऐसे करते वो हमारा अननेसेसरी टाइम कंज्यूम कर लेता है। यही है एक टेक्नोलॉजी इज़ अ बीस्ट, इसके जितने फ़ायदे हैं उतने उसके नुकसान भी है। तो इसी वजह से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह अपना जो सोर्सेस है, मटेरियल्स है, वो कंसाइज वे में कैसे आप उनकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, कैसे वो सोर्सेस आप फॉलो कर सकते हैं। मैं ये बात पे आप काम कीजिए। और अगर आप कोई मेंटर से, आपके एरिया में कोई मेंटर है बैंकिंग पढ़ाने वाले या फिर ऑनलाइन मोड से उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको गाइडेंस मिल सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का जो उस फील्ड में 10-12 साल से एक्सपर्ट रहा है या फिर पढ़ा रहा है, तो हमारा जो टाइम ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम द टाइम व्हेन वी स्टार्ट टिल द टाइम वी गेट सिलेक्टेड वो कम हो जाता है। मानो कि अगर मैंने बैचेस करी है तो मुझे 1-1.5 साल टाइम लगा है। अगर मैं सेल्फ प्रिपेयर करती, जो कि मैंने दिसंबर 2021 से 1-1.5 महीने के लिए सेल्फ प्रिपेयर करने का प्रयास भी किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है और मैं भटक रही हूँ। तो वो डिस्ट्रैक्शंस मुझे अवॉइड करने थे और कंसाइज वे में मटेरियल्स की मैं ज़रूरत महसूस कर रही थी। इसीलिए मेंटर्स और गाइडेंस की बहुत इम्पोर्टेंस है। फाइन, मतलब ये बात समझने लायक है कि यू नीड अ राइट गाइडेंस एंड यू नीड अ राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर। ओके, सही मटेरियल और सही गाइडेंस अगर मिलता है तो आप इस प्रिपरेशन को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जैसे आपको जो गाइडेंस दिया गया या आपको जो गाइडेंस मिला, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसने लिटरली एक पाथवे डिसाइड कर दिया आपका? मतलब ऐसी कोई बातें जो आप हमारे नए स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगी कि ये जो गाइडेंस का जो पार्ट होता है इसको सीरियसली लेना चाहिए या इन बातों को आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ जिसने लिटरली एक डिटरमाइन पाथ बना दिया आपके लिए, तो वो क्या होगा? I think first is that the guidance that I got from one of the Sankalp faculties is to set a deadline for myself of 1 year. So my deadline to get into the banking industry by cracking any of the competitive exam was 31st of December 2022. And I think मैं कुछ हद तक वो deadline beat कर पाई हूँ। तो गाइडेंस हमारे मेंटर की तरफ से हमें सजेशंस, एडवाइसेस या फिर जब हम उनके पास काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो कुछ इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ बताते हैं, किस तरह से हर एक सब्जेक्ट का अप्रोच प्रिपरेशन के दौरान और एग्ज़ाम में रहना चाहिए, वो हमें बताते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है हमें प्रिपरेशन करते टाइम। और एक बात अगर इंटरव्यू की कहूँ मैं, तो अगर आप एक अच्छी फैकल्टी के साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको ऑफलाइन जाके मॉक्स दे रहे हैं, तो उसमें भी अगर वो उन्हें आपको डिटेल में कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, इम्प्रूवमेंट एरियाज़ बता रहे हैं और आप उन पे काम कर रहे हैं, तो no doubt that you will be passing with flying colors and get into the dream post that you want. I mean, ये पॉइंट थोड़ा काम का था कि यानी कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंटरव्यू के डर से आज मतलब अपने आप को
बड़े बड़े पोस्ट के लिए ज़्यादा वो यानी मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अपने आप को क्लर्क तक सीमित रखना चाहते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जो पीओ हो गया, आई मीन स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो एसबीआई पीओ हो गया या आरबीआई ग्रेड बी, जो बड़े बड़े जॉब्स होते हैं जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, उस चीज़ से डिस्करेज होते हुए मतलब अपने आप को वो लिमिटेड रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या वाकई में ये जो राउंड्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, ये डरने जैसे हैं क्या? और अगर यानी हमें एक बड़ी एग्ज़ाम टारगेट करनी है, एक अच्छे पैकेज की एग्ज़ाम टारगेट करनी है, तो हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? मतलब समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर क्लर्क, अगर वो अपने आप को पीओ तक एक्सटेंड करना चाहता है, कोई पीओ वाला अपने आप को ग्रेड बी तक एक्सटेंड करना चाहता है, आई एम श्योर यू मस्ट बी वंस अगेन फॉर द नेक्स्ट लेवल। सो आपको क्या लगता है कि उसके लिए क्या वाकई में ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू ये डरने वाली चीज़ें हैं? और अगर नहीं तो फिर इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? आई थिंक बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यू पैनल मेंबर्स होते हैं या फिर एसबीआई के बात करें तो जीडी होता है, जी होता है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं जो हमारा टेस्ट हमको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो बहुत ही कंफर्टेबल कर देते हैं हमको कि हम अच्छे से बोल पाए। उनको बस पर्सनालिटी चेक करनी होती है, लेकिन आपको वेल वर्स्ड भी होना चाहिए व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द ग्लोब एट द सेम टाइम। आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है, आप वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, आपके फ्रेंड्स से बात करके, टीचर से बात करके या फिर छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करके ही निकाल पाएंगे। और अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत भी बड़ी लगेगी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना पड़ेगा। अगर कंफर्ट जोन में रहना है तो आप जो गोल्स आप दिमाग में सेट कर रहे हो वो नहीं अचीव कर पाएंगे। तो जो नीड है एग्ज़ाम्स की, जो नीड है आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने वीक एरियाज़ पे काम करना है और इनहिबिशंस नहीं रखने हैं, कोई भी फियर नहीं रखना है। आई थिंक दैट आई वुड से अबाउट इट। वन मोर क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल है ये, तो आपका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा था और आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे की? बहुत बार बच्चों को ऐसे लगता है जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसका मैथ्स तो बहुत अच्छा होगा और ही और शी विल हैव इट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। बट वैसा नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग में हम जो भी कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेटर पे करते थे। हम इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, ये इतने बड़े कैलकुलेशंस भी कैलसी पे हमने करना सीखा था। तो आई थिंक हमारा जो माइंड कैलकुलेशन की आदत है वो बहुत कम हो जाती है। और क्वांट की बात अगर हम करें बैंकिंग एग्जाम्स में, तो वो नीड है कि आपको माइंड में कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो क्वांट ही मेरा वीक सब्जेक्ट रहा है और शुरुआत के दिनों में मुझे एक अगर लेक्चर है 1 आवर का, तो वो कंप्लीट करने के लिए कभी कभी 3 घंटे भी लगे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट टू वेयर यू वांट टू बी, provided that you stay consistent with it। तो आई थिंक मैंने पेशेंस रखे हैं क्वांट का प्रैक्टिस करते समय बहुत, और डेली में जो टेबल्स है, देन स्क्वायर्स है, ये क्यूब्स है, वो रिवाइज करती थी। तो उससे मुझे हेल्प हुआ प्री के एग्जाम्स में, सो दैट आई कैन कैलकुलेट द स्पीड मैथ क्वेश्चंस इन माइंड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड सेव माई टाइम। सो आई थिंक यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर यानी काफ़ी अच्छे से माधुरी ने हमको एक अप्रोच बताई है। उन्होंने ना केवल ये बताया कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि शी ट्राई टू एनकरेज ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों को एक स्टेप आगे का सोचना भी चाहिए। अगर आप क्लर्क की एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कैसा भी हो, माहौल कैसा भी हो, आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर आप बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं, राइट गाइडेंस लेते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन बी द नेक्स्ट माधुरी। यू कैन ऑल्सो हैव सो मच ऑफ फेदर्स ऑफ सक्सेस। ओके, सो लास्ट में मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि अब क्योंकि इतने सारे रिजल्ट्स आपके आ चुके हैं, आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहोगे? आई थिंक first credit I would say my parents, definitely, universe, and then next my teachers, all members of Sankalp faculty,
I think they have played a tremendous amount of efforts and a vital role in getting me into these kind of selections and showing me the path in which I will be heading ahead and I will be doing my career. So I think that's it. Also YouTube algorithm, because I got to know about Sankalp Education through that, and I've done my entire preparation via online mode. So I think that I would give credits of my success to. Well, thank you so much. Even we are truly grateful for this. We are quite obliged to know that. And finally, क्योंकि अब आपके पास इतने सारे मल्टीपल ऑफर्स हैं, तो यहाँ से आगे अब और क्या? अब आप एक तो कोई ना कोई एक जॉब तो आपको चुनना पड़ेगा ही. सो मतलब नेक्स्ट लेवल टारगेट आपने क्या सोचा है अपने लिए? सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो डाउन द लाइन 5 years अभी आपका क्या गोल है? I think now I'm in a good pace of my preparation, so I would be continuing my preparation only while having a job in my hand, definitely. So I think, we always strive for best, right? So I think I would also do the same. Achha. So you are also trying to target one more exam after this? Looking for one more? Not one but many. अच्छा, ओके. सो इसका मतलब ये है कि यानी इनको अभी और यहाँ रुकना नहीं है. 5 एग्ज़ाम्स लगभग क्लियर कर चुके हैं, बट अभी भी ये कह रही हैं कि अभी आगे और बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं या आगे और बहुत कुछ अचीव करना है. सो ये तो बस शुरुआत है, राइट? ये तो बस शुरुआत है और अभी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, आगे बहुत बड़ी पिक्चर बनानी है. ओके. तो हमारे सारे व्यूवर्स को ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ है आगे. तो माधुरी बनगर से और भी बहुत सारी चीज़ें आगे जानने समझने को मिलेंगी. एंड आई एम वेरी श्योर कि यहाँ तक अगर आपने अचीव किया है तो यहाँ से आगे भी बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं जो कि आप सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगी. तो हमारे तरफ से आपको और आपके सारे परिवार को कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. सबका बहुत हम अभिनंदन करते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए, आपके एक अच्छे भविष्य के लिए हमारे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं. संकल्प परिवार और हमारे तमाम स्टूडेंट्स, हमारे सारे फैकल्टीज़, उन पे भरोसा रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस लंबी जर्नी में पेशेंस रखने के लिए, इस गाइडेंस को सीरियसली लेने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. और उम्मीद करता हूँ कि कम से कम हमारे स्टूडेंट्स, हमारा नहीं लेकिन आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन से, आपके इस सक्सेस से ज़रूर उनको कोई ना कोई एक प्रोत्साहन मिलेगा और आगे आने वाले दिन में हमारे पास और भी कई सारी माधुरीज और भी कई सारे ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज आ पाएंगे. आप लास्ट में कुछ अगर बोलना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे तो? मैसेज तो यही रहेगा कि कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन के साथ. अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको बैंकिंग में करियर करना है तो 1-2 साल अगर आपका प्रिपरेशन में हुआ है और आप सोच रहे हैं क्विट करने का, तो मुझे लगता है आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए. और बिगिनर्स जो है वो वही बात कहूँगी कि एग्ज़ाम दीजिए, हर मंथ एक एग्ज़ाम दीजिए, सो दैट यू विल गेट familiar with the environment of the center and the exam as well, but don't jump on to targeting the exams. Also मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ छोटी चीज़ टारगेट कर रहे हैं अभी, हमें लगता है कि हमारे लिए वही बहुत काफ़ी होगी, लेकिन अगर आप हार्डवर्क करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे प्रिपरेशन में, तो उससे भी बहुत कुछ बड़ा आपके लिए आगे लिखा हुआ है. तो आई थिंक मैंने भी शुरुआत करी थी कि मुझे SBI जूनियर एसोसिएट एक ही पोस्ट चाहिए थी, लेकिन आज भगवान की दया से 5 पोस्ट मुझे मिली है. आई थिंक यही नतीजा है कंसिस्टेंसी का. क्या बात है, ये तो काफ़ी मतलब मोटिवेटिंग बात रही और काफ़ी कुछ कम शब्दों में माधुरी कह गई है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइस. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस माधुरी, आपके सक्सेस के लिए मतलब आपका बहुत अभिनंदन. और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही किसी अगले सक्सेस फाइल में एक बार फिर से आप सबके साथ हम फिर से हाजिर होंगे, किसी और स्टूडेंट के साथ जानेंगे उसकी कहानी, समझेंगे उसकी पूरी ज़िंदगी और देखेंगे कि आखिर उसने अपनी सक्सेस स्टोरी कैसे बनाई. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. Thank you so much. Have a nice time and as always, Jai Hind and Jai Maharashtra.